राहुल गांधी की एक बात तो निश्चित है कि ही इज़ कंसिस्टेंट। वो जो कहते हैं फिर वो कहते ही रहते हैं, उससे लीक से हटते नहीं हैं। मोदी ने जो कल कहा उसको बदल भी सकते हैं। चाहे तो ये कह दो राहुल जीत गए मोदी हार गए, चाहे तो ये कह दो कि मोदी ने अपने आप को अमेंड करके सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट किया। जितनी जिसकी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सत्ता में मिलनी चाहिए। आपको जो रिजर्वेशन देना चाहिए वो एजुकेशन में देना चाहिए। हर बच्चा एक तरीके से पढ़ सकता हो, हर बच्चे को एक तरीके की फैसिलिटी मिल सकती हो, हर बच्चे का एक तरीके का विकास हो सकता हो। कोई उसमें ये ना रह जाए, डिस्क्रिपेंसी ना रह जाए, किसी को कम किसी को ज़्यादा। मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हो तो हम हिंदुओं का तुष्टीकरण करेंगे, तुम ये कर रहे हो तो हम वो करेंगे, और तुम वो करोगे तो हम ये करेंगे। ये इसका तरीका नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन चुका है। हर जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और इस तरह के तमाम एनडी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। टीवी न्यूज़ चैनलों पर डिबेट्स चल रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सही वक्त है जनजाति जनगणना की? हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कभी कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते थे। नाम है मधुकांत शुक्ला। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले इस जाति जनगणना विषय पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इस निर्णय से केंद्र की मोदी सरकार के? मोदी सरकार जो भी निर्णय मोदी सरकार ने लिया है वो निर्णय, उसकी मांग बहुत दिनों से राहुल गांधी कर रहे थे। 50% रिजर्वेशन का बैरियर तोड़ने की बात कर रहे थे और पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, समाज के दलित लोगों को कुछ और देना है, ऐसा वो अपनी मंशा व्यक्त कर रहे थे। मोदी उसका विरोध कर रहे थे और राहुल गांधी लगातार दावा ठोक रहे थे कि मैं ये करवा के ही रहूँगा। मोदी ने इसको मान लिया और इसको करवा दिया। इसके दो तरफ से देखो तो दो पहलू दिखेंगे। एक तो ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव लड़ने के हेतु से ही सब कुछ करती हैं, चाहे कोई मांग हो, चाहे कुछ देना हो और चाहे कुछ डेवलपमेंट करना हो, तो वो सब राजनीतिक तौर पर ही करते हैं। राहुल गांधी की भी मांग राजनीतिक थी। वो चाहते थे कि 90% समाज उनके साथ जुड़ जाए। 90% की आपने बात करी है, तो हमने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा है राहुल गांधी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि उनकी सरकार सत्ता उनकी आती है केंद्र में तो वो सबसे पहले 90% लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। तो क्या पिछड़ी जातियों को 90% आरक्षण देने का उनका ये जो फैसला है, कांग्रेस पार्टी में जो सवर्ण जाति है, जो बाकी के जो लोग हैं, क्या इससे कांग्रेस से वो उनका थोड़ा सा मोह भंग नहीं हो सकता? मैं थोड़ा इस पे बाद में आना चाह रहा था, पहले मैं अपनी बात कह लेना चाह रहा था। जो राहुल गांधी जो मांग कर रहे थे वो इसलिए मांग कर रहे थे कि 90% समाज का वो प्रतिनिधित्व कर सके, और करेंगे तो 90 नहीं 50% भी वोट अगर मिलेगा तो अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे देश के। अब मोदी को लगा कि वो 90%
लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो मोदी को लगा भाई ये वो अकेले कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मांग लिया भाई सेंसस ही तो कराना है, कर दिया सेंसस। अब वो दूसरी तरह से देख रहे हैं मोदी इस तरह से देख रहे हैं कि सेंसस में अगर मुझे पता चल जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं तो मेरे भी फायदे की बात है। किस किस जातियों के वोट मिलाकर मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊंगा तो वो मेरे फायदे में रहेगी, वहाँ मैं कैसे चुन के आ सकता हूँ। और अलग तरीके से भी सोच रहे हैं कि उनका एक एजेंडा रहा है एंटी मुस्लिम या हिंदुत्व की रक्षा, जैसा भी रहा हो। जाति जनगणना से मुस्लिम का क्या संबंध? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अभी जो राहुल गांधी की जाति जनगणना है उसमें वो मुस्लिम जनगणना भी हो रही है और मुसलमानों को अलग तरीके से देखा जा रहा है। अब अगर उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उनका एक अलग से रिजर्वेशन इंक्लूड होने वाला है। उनको उन मतदाताओं को शायद मोदी अपना मतदाता नहीं मानते, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह संवारेंगे, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस किस रिजर्वेशन में डाल देंगे ताकि, और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम लोगों को दे देंगे, तो कौन कौन सी हार जाएं और कौन कौन सी वो जीत जाएं, और कितनी ही जीत पाएं और कितनी ही हारें, इसका फैसला वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं मोदी। और वो सोचते हैं चलो अब कंसेंसस के नाम पे 90% लोगों का नेतृत्व तो राहुल गांधी अकेले नहीं करेंगे। मैंने भी माना है, मेरे साथ भी उसमें से कुछ समाज टूट के आएगा। तो ये ले दे के सत्ता अपने हाथ में कैसे बनाए रखना, उसका प्रयास है मोदी का। आपके इस बयान को कांग्रेस पार्टी का बयान माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। वो तो आपको ऑफिशियल प्रवक्ता से जाके पूछना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो समाज का एक दृष्टिकोण, एक अच्छे आदमी समाज में कैसे जी सकता है, वो क्या सोच सकता है और समाज में क्या होना चाहिए, वो प्रतिक्रिया मैं दे सकता हूँ। और एक अच्छे आदमी की प्रतिक्रिया अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस अच्छी है, और वो अच्छे आदमी की प्रतिक्रिया अगर बीजेपी की है तो बीजेपी अच्छी है। कांग्रेस के लोग कहते फिर रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। नहीं, मैंने ये पोस्ट मैंने ही शुरू की थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मतलब समाज में आप जितने प्रतिशत हैं उतने प्रतिशत आपको रिप्रेजेंटेशन समाज में मिलना चाहिए। उसको सशक्तिकरण कहते हैं। हर समाज को उसका जायज़ हक देना उस समाज का सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण का आपने नाम लिया, उल्लेख किया, तो याद आता है कि साल 1961 के दरमियान प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बयान दिया था कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बजाय उनका सशक्तिकरण किया जाए। आरक्षण इज़ अ प्रोसेस ऑफ सशक्तिकरण एज डिफाइंड बाय अम्बेडकर। अम्बेडकर जी के कहे अनुसार यही मार्ग है सशक्तिकरण का। मगर 90% जो बातें चल रही हैं, चाहे बीजेपी में चल रही हैं आज, चाहे कांग्रेस में चल रही है, सबका मतलब एक है कि 90% रिजर्वेशन हो जाने दो। और उसमें कई सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। अब एक बात और है, सॉफ्ट टारगेट और एक कौन है? इंटेलेक्चुअल है, जो समाज को चलाता है, वो भी कम है, कई थोड़े से प्रतिशत है। उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए, उनको समाज में कोई जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। ये अगर एंगल है तो समाज चलेगा कैसे? कुछ लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये जाति जनगणना की बात सामने आई है, ये सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने का काम करेगी। देखिए, विभाजन तो देने का बढ़ावा करेगी या कैसे नहीं करेगी पता नहीं। देखिए, हम इतिहास हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। राम राज्य जब आया
तो वो डिवाइड नहीं किया उन्होंने सत्ता को चलाने के लिए, उन्होंने सबको यूनाइट किया सत्ता को चलाने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिविजुअली हर आदमी को एड्रेस करूंगा, ऐसी सरकार हमारी है, वो राम जी ने कहा। तो दो तरीके हैं, आप सिक्के के किस तरफ से देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है। आप अगर घूम घूम कर देख रहे हैं तो आपको सारी बातें दिख रही हैं। फिर तो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला, क्या इसको आप राहुल गांधी की जीत मानते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी एक क्रेडिट लिए जा रहे थे, उसमें से मेरा भी हिस्सा है भाई, मुझे देते जाओ, ये प्रयास है मोदी का। पंडित धर्मेंद्र शास्त्री कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे लोगों के बीच में कटुता आएगी। तो ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास कीजिए, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब आपको दो महत्वपूर्ण बातों पे आता हूँ। महाराष्ट्र में मराठा भी आज के दिन रिजर्वेशन मांग रहे हैं, हरियाणा में जाट भी आज के दिन रिजर्वेशन मांग रहा है। जो सशक्त जातियां हैं, जिनका 90% सत्ता में हिस्सेदारी है, वो लोग भी अगर रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो फिर सब रिजर्वेशन में चला जाएगा। और जो रिजर्वेशन नहीं मांगेगा, वो जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, जो अपने आप को समझदार मानता है, जो अपने आप को काबिल मानता है, उसके आपको समाज में ज़रूरत नहीं है। ये कैसा समाज बनाने में लगे हैं मोदी और राहुल गांधी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जिस समाज में हर आदमी को जगह मिले वही प्रॉपर समाज है। यानी कि आप इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं रखता हूँ, 90% से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं मुसलमानों को ये मानता रहा कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। वो इस देश में कमज़ोर रहे, बहुत ज़माने से नौकरियां नहीं मिली, उनको स्थान नहीं मिला, उनको उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। मुसलमानों में भी 36 जातियां हैं। हाँ, 36 नहीं 72। मगर वो जो है, अगर आप एक बुनकर को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वो उनका जो अंसारी है, उसको वो उस कैटेगरी में उसको जोड़ो। सिर्फ जनगणना का फ़ायदा इतना ही लेना चाहिए कि वहाँ पर उस इलाके में मुसलमान कितने हैं और उस मुसलमानों में इसी प्रतिशत से उसमें रिजर्वेशन लागू हो जाए जिस प्रतिशत से जातियों को दिया गया है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप सीधे सीधे जाति जनगणना के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है एक मीडिया रिपोर्ट्स के नहीं, मैं जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जातीय जनगणना के बिल्कुल पक्ष में हूँ। और 100% जनगणना होनी चाहिए, 100% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ये क्यों चाहती थी कि जाति जनगणना हो? थोड़ा सा इस पर अपना फोकस कीजिए। इसमें अब फोकस तो मैं बता ही रहा था, जैसे महाराष्ट्र में 90% मराठा मंत्री होते हैं, 80% होते हैं, मगर उनको भी रिजर्वेशन चाहिए, वो भी महसूस करें। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो संसाधन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से किया जाना चाहिए और जिस तरीके से उस संसाधन का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए उस तरीके से वो नहीं हो पा रहा था। इस ऐसे में जाति जनगणना ज़रूरी है और ये जो सामाजिक समरसता है ये बनी रहे, इसलिए ये ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को कुछ त्याग करना चाहिए, जैसे, और उसके बाद नेता विपक्ष को भी कुछ त्याग करना चाहिए। दोनों को बैठना चाहिए, बैठ के तय करना चाहिए कि भाई हर आदमी को एड्रेस कर सकें, ऐसा सिस्टम कैसे बन सकता है। इस देश में न समझदार लोगों की कमी है, ना जिसको कहते हैं विजडम को क्या कहते हैं, जो विवेक, अच्छे विवेक की कोई कमी है। और ये लोग ऐसा प्लान नहीं बना सकते हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये बहुत आसानी से ये प्लान बन सकता है, बनाया जा सकता है।
फाइनली आप मेरे को एक बात बताइए, जाति जनगणना इसके पीछे के कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर बात हो रही है। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो हमने पहले से साहब हमने पहले ये इस मुद्दे को उठाया था, अब भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को वो मान गई है, वो हमारे सामने झुक गई है। यानी अब जब केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है जाति जनगणना को, तो उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की एक बात तो निश्चित है कि ही इज़ कंसिस्टेंट। वो जो कहते हैं फिर वो कहते ही रहते हैं, उससे लीक से हटते नहीं हैं। मोदी ने जो कल कहा उसको बदल भी सकते हैं, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, या दूसरे वो सिचुएशंस के मुताबिक अपने आप को एमिनेबल और मोल्ड कर सकते हैं। अब आप जिस तरफ खड़े हो सिक्के के, उस तरफ से आप चाहे तो ये कह दो राहुल जीत गए मोदी हार गए, चाहे तो ये कह दो कि मोदी ने अपने आप को अमेंड करके सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट किया, आप ये कह दो। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय, ये फैसला अब क्यों किया, अब क्यों ये निर्णय लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? जाति जनगणना को लेकर जाति जनगणना पे निर्णय लेना जरूरी इसलिए था कि 90%, ये 90% भी जो आया, मैं तो फेसबुक में और इसमें देखता रहता हूँ राहुल जी क्या कहते हैं, अपने रिएक्शंस भी देते रहता हूँ। मगर क्या है, इनके रिएक्शंस देखते रहता हूँ, अपनी बातें कहते रहता हूँ, मगर 90% से मैं कभी सहमत नहीं था। मैं दो बातों से सहमत था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जितनी जिसकी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सत्ता में मिलनी चाहिए। मगर सत्ता में ये डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है, सत्ता में ये कभी यूनिफॉर्मिटी आई ही नहीं। और इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है वो तय करना ज़रूरी है। उसमें आपको जो रिजर्वेशन देना चाहिए वो एजुकेशन में देना चाहिए। हर बच्चा एक तरीके से पढ़ सकता हो, हर बच्चे को एक तरीके की फैसिलिटी मिल सकती हो, ये हर बच्चे का एक तरीके का विकास हो सकता हो, कोई उसमें ये ना रह जाए, डिस्क्रिपेंसी ना रह जाए, किसी को कम किसी को ज़्यादा। मैं इन सब बातों से हटके वो समाज बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए, इसके बजाय कि तुम मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हो तो हम हिंदुओं का तुष्टीकरण करेंगे, तुम ये कर रहे हो तो हम वो करेंगे, और तुम वो करोगे तो हम ये करेंगे। ये इसका तरीका नहीं है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मधुकांत शुक्ला, जो किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वैसे आज इन्होंने बड़े सटीक और बड़े बैलेंस तरीके से सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। वैसे आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को अमली जामा पहनाने का जो संकल्प लिया है, जो हरी झंडी दिखाई है, पूरे राष्ट्र में अब ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि केंद्र सरकार का ये जो निर्णय है, ये ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना है, उन मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना है। मामला बेहद संवेदनशील भी है और इसे विभाजनकारी भी बताया जा रहा है। ऐसे में इस केंद्र सरकार के फैसले का आने वाले दिनों में इसका कितना असर पड़ता है राजनीति पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।